वंदे मातरम छात्रों, कक्षा 10वीं में जो अपना विषय चल रहा है आर्थिक अवधारणा, उसी से आगे का जो भाग है उसको लेकर के मैं इस वीडियो में आपके समक्ष उपस्थित हूँ। और अपना जो आज का विषय रहेगा कि विकास की विभिन्न प्रकार की अवधारणाएं। जैसा कि पिछले वीडियो में अपन ने समझा कि आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में क्या भिन्नता है, और उस आर्थिक विकास के आगे के जो परिप्रेक्ष्य है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अवधारणाएं चलेंगी, तो वो कौन कौन सी अवधारणाएं हैं जो आर्थिक विकास का आधार स्तंभ मानी जाती है। और इस आधार पर अपन कह सकते हैं कि ये 3 अवस्था होती है, अर्थात विकास की अवधारणा की 3 अवस्थाएं हैं, जिसमें पहली है सतत विकास, धारणीय एवं पोषणीय विकास, दूसरा है समावेशी विकास, और तीसरी अवधारणा है मानव विकास। ये तीनों अवधारणाओं को हमको अलग अलग समझना पड़ेगा। इन तीनों में विकास की प्रक्रिया अलग प्रकार से मापी जाती है, और इस माप के अनुसार ही हम वास्तविक रूप से ये पता लगा सकते हैं कि वास्तव में आर्थिक विकास वास्तविक विकास है। तो देखिए, सबसे पहले सतत विकास, धारणीय या पोषणीय विकास क्या होता है। तो सतत एवं पोषणीय विकास के अंतर्गत विकास की उस प्रक्रिया को माना जाता है जिसमें भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नवीन पीढ़ी को संतुष्ट करने की क्षमता से कोई समझौता नहीं किया जाता है। अर्थात सरल भाषा में समझे कि एक ऐसे प्रकार का विकास जिसमें वर्तमान पीढ़ी तो लाभान्वित होगी, परंतु वर्तमान पीढ़ी के लाभ के लिए हम भविष्य की पीढ़ी के साथ में कोई खिलवाड़ नहीं करें, अर्थात वो विकास भविष्य की पीढ़ी के लिए भी सुरक्षित रहे। वह एक सतत श्रेणी का विकास माना जाता है। आगे अपन समझते हैं कि वर्तमान की आवश्यकताओं को पूर्ण करने की इस प्रक्रिया से माना जाता है कि पोषणीय एवं सतत विकास आर्थिक विकास का वह क्रम है जिसमें प्राकृतिक संपदा को किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाए बिना किया जाता हो। अर्थात पोषणीय विकास के अंतर्गत प्राकृतिक संपदाओं को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचे। अर्थात प्राकृतिक संपदा का यदि हम उपयोग करते हैं तो इस प्रकार से करें कि भविष्य में आने वाली पीढ़ी भी उससे लाभान्वित होती रहे। अर्थात प्राकृतिक संसाधनों की निरंतरता को बनाए रखते हुए किया गया आर्थिक विकास को ही हम सतत एवं पोषणीय विकास कह सकते हैं। इस प्रकार से इस विकास की इस प्रक्रिया में वर्तमान और भविष्य दोनों की पीढ़ियां लाभान्वित होती है, और एक धारणीय विकास होगा जिसमें प्राकृतिक संपदाओं को भी किसी प्रकार से क्षति नहीं पहुंचती है। यह एक स्थायी प्रकार का विकास माना जाता है। और इसी अवधारणा से आगे जब हम देखते हैं, पोषणीय विकास के बाद में दूसरा प्रकार का विकास आता है समावेशी विकास।
आर्थिक विकास के अंतर्गत समावेशी विकास विकास की उस अवधारणा को कहा जाता है जिसमें ये सुनिश्चित किया जाए कि विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक आसानी से पहुंच सके, अर्थात संपूर्ण सामाजिक अंतिम बिंदु तक विकास पहुंचना चाहिए। और इस प्रकार कभी कभी ऐसा माना जाता है कि अनेक बार समाज के अंदर कई लोग लिंग, भाषा, क्षेत्र के भेदभाव एवं गरीबी, अशिक्षा के साथ साथ शारीरिक अक्षमता के कारण भी आर्थिक प्रगति के लाभों से वंचित रह जाते हैं। और जो इस प्रकार की श्रेणी के लोग हैं वह विकास उनके स्तर तक नहीं पहुंच पाता है। परंतु समावेशी विकास की अवधारणा में या समावेशी विकास की एक प्रक्रिया में समाज के सभी वंचित वर्गों के साथ मुख्य धारा में सामान्य होने वाली व्यवस्था से है, अर्थात समाज का जो अंतिम वर्ग है या अंतिम स्थान पर खड़ा हुआ वर्ग है उसको भी मुख्य धारा में शामिल होने वाली प्रक्रिया से माना जाता है। इसलिए समावेशी विकास में एक इस प्रकार की अवधारणा विकसित की जाती है जिसमें समाज के प्रत्येक वर्ग में आय के समानता के अवसरों की साथ साथ प्रगति के भी समान अवसर लोगों को उपलब्ध हो सके और आर्थिक विकास के लाभ के प्रत्येक पहलुओं पर समाज के सभी वर्गों को लोग लाभान्वित हो सके और अपना विकास कर सके, जिससे वह भविष्य में होने वाली किसी भी प्रकार की असमानता से मुकाबला कर सके। विकास की तीसरी अवधारणा के अंतर्गत आता है मानव विकास। ये नवीन अवधारणा है और इस अवधारणा का विकास या इस नवीन अवधारणा का प्रतिपादन 1990 से माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 1990 में मानव विकास सूचकांक का एक मापन तय किया गया और इस प्रक्रिया को शुभारंभ करने के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम के अंतर्गत महबूब उल हक के नेतृत्व में विकास के माप के 3 आयाम विकसित किए गए, अर्थात विकास को मापने के 3 आयामों को तय किया गया जिनके आधार पर मानव विकास की मापन क्रिया की जा सकती है। और वो 3 आयाम क्या निर्धारित किए गए हैं, जिसमें पहला था ज्ञान, अर्थात शिक्षा से लिया गया। दूसरा है स्वास्थ्य सुविधाएं, इसको अपन जीवन प्रत्याशा भी कहते हैं। और तीसरा था जीवन स्तर, लोगों का कैसा है, अर्थात प्रति व्यक्ति आय से संबंध है, अर्थात किसी भी देश के जनसंख्या का यदि हम विकास का मापन करते हैं तो उसके अंदर ये 3 बिंदुओं को हमको जांचना पड़ेगा कि उस देश के लोगों का शैक्षणिक स्तर कैसा है, उस देश में जीवन प्रत्याशा कैसी है, अर्थात स्वास्थ्य सुविधाएं किस स्तर तक विकसित है। और तीसरा है वहाँ की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, क्योंकि आय के बिना जीवन स्तर को नहीं मापा जा सकता, क्योंकि पैसे से ही व्यक्ति की सुख सुविधाएं या अन्य प्रकार की जो प्रक्रिया है वो अर्जित हो सकती है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का ये जो मानव विकास सूचकांक है ये इन 3 आयामों पर तय किया जाता है और जिसका
प्रमुख उद्देश्य है विकास के परिणामों का ठीक ठीक प्रकार से मूल्यांकन करना, और मूल्यांकन करने के बाद अंतिम कसौटी मनुष्य के लिए विकल्पों का विस्तार करने से है। अर्थात अंत में क्या होगा कि मनुष्य के सामने विकल्प तैयार होंगे कि वो अपने विकास या विस्तार की प्रक्रिया में कौन से विकल्पों का वो चयन कर सके। इसलिए हम कह सकते हैं कि मानव विकास की प्रक्रिया में आर्थिक वृद्धि एक साधन है, साध्य नहीं हो सकता। अर्थात किसी भी देश की आर्थिक प्रगति एक साधन मात्र हो सकती है, उस साधन के द्वारा हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आर्थिक वृद्धि से ही हमको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, ये संभव नहीं है। इसलिए इसको प्राप्त करने के लिए हमारे पास में ज्ञान की प्रत्याक्षा होनी चाहिए, स्वास्थ्य सुविधाएं होनी चाहिए, प्रति व्यक्ति आय की भी निरंतर बढ़ोतरी होनी चाहिए। तब जाकर के हम कह सकते हैं कि कोई भी राष्ट्र कल्याण और विकास के स्तर को मापने तथा विभिन्न राष्ट्रों के बीच आपसी तुलना करने हेतु एक प्रभावी सूचकांक हम तैयार कर लिया है। इस प्रकार से ये आर्थिक विकास की जो अवधारणाएं हैं उनको अपन ने इस पाठ के अंदर समझने का प्रयास किया, जिसमें 4 प्रकार की बातें प्रमुख आई। एक आई राष्ट्रीय आय, दूसरी आई प्रति व्यक्ति आय, तीसरी आई आर्थिक वृद्धि क्या है, और आर्थिक वृद्धि के बाद में आया आर्थिक विकास की अवधारणा। और इस आर्थिक विकास की अवधारणा से फिर 3 नई अवधारणाएं विकसित हुई, जिसमें सतत पोषणीय विकास, समावेशी विकास और मानव विकास। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आर्थिक विकास एक सतत प्रक्रिया मानी जा सकती है, और इस सतत प्रक्रिया के आधार पर ही हम आर्थिक या अर्थव्यवस्था के उच्चतम स्तर को प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। इन अवधारणाओं को छुए बिना हम अर्थव्यवस्था के उच्चतम स्तर तक पहुँचे, ये संभव नहीं हो सकता है।